नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम इकोनॉमी के एक नए चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है इकोनॉमी के। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो उसको जाइए देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं गुड्स, सर्विसेज या फिर एसेट में, बिटवीन जो रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज हैं विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो रेसिडेंट्स हैं कंट्री के, एक पर्टिकुलर कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो गुड्स में हो, चाहे सर्विसेज में हो या फिर एसेट में हो, उसके रिकॉर्ड्स को रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर देखें तो या टिपिकली देखें तो एक साल के लिए होता है। मतलब जो एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं गुड्स सर्विसेज एसेट में, उसके रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं यह मेजर करता है। ठीक है, और अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड हो गया, एक डेबिट साइड हो गया। मतलब कहाँ से कितना क्रेडिट हो रहा है, किस कंट्री से कितना डेबिट हो रहा है, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से हो गया ऐसे, एक बुक बन गया। ठीक है, इधर आपका क्रेडिट साइड हो गया, इधर होगा डेबिट साइड, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मेजर करता ही है। अगर अब इसके कंपोनेंट्स को देखें तो बेसिकली हम दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, कैपिटल करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या है, दो कंपोनेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल। अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको करेंट अकाउंट में हम मेजर करते हैं। जैसे मर्चेंडाइज हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। मतलब जो गुड्स हैं हमारे, जो वस्तुएं हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली उसको ये देखता है। फिर उसके बाद इनविजिबल्स हो गए। इनविजिबल्स में क्या आता है, देखो सर्विसेज हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं ना, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, फिर उसके बाद अदर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ों को जो हम प्रोवाइड कराते हैं। फैक्टर्स इनकम क्या होता है, देखो, एम्प्लॉय कंपनसेशन, जो अदर कंट्रीज में एम्प्लॉय हैं उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम, जितना इनकम इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, जैसे हो गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट हो गया, मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। ठीक है, डिविडेंड ऑन द एसेट अब्रॉड, जो हमारा एसेट है बेसिकली अब्रॉड में, उस पर जो डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद होता है हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट में जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, रेमिटांसेज हो गए। हम एक एक करके सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आता है। अब हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, देखो, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद लोन्स हो गए, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, फिर बैंकिंग कैपिटल हो गया, एनआरआई डिपॉजिट, जितने भी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उन्होंने जो इंडिया में डिपॉजिट कर रखा है, ये सब चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंपोनेंट में दो हो गया, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट में मर्चेंडाइज हो गया, इनविजिबल हो गया, इनविजिबल्स में सर्विसेज आ गए, फैक्टर इनकम्स आ गए, ट्रांसफ़र पेमेंट आ गया, फिर कैपिटल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गए, लोन्स हो गए, फिर उसके बाद बैंकिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके जितने भी कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट को, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या है, यह रिकॉर्ड करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। देखो, पीछे देखा ना हमने, तीन उसमें देखते हैं कंपोनेंट्स में, इसको देखते हैं। गुड्स में जितनी भी वस्तुएं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर ले रहे हैं, जो फॉरेन इंडिविजुअल है हमारा, जो या फिर हमारे जो सिटीजन्स हैं अदर कंट्रीज में, उनके द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट, जो अदर कंट्रीज में हमारे सिटीजन रह रहे हैं, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं, रेमिटांसेज हो गए, गिफ्ट के थ्रू हो गए, मतलब जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं, उसे हम करेंट अकाउंट में काउंट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला तो ट्रेड इन गुड्स, जो कि हम विजिबल ट्रेड में बेसिकली, क्योंकि वह दिख रहा है, जो गुड्स की ट्रेड हो रहा है वो हमें दिख रहा है, इसलिए विजिबल ट्रेड बोलते हैं इसे बेसिकली, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमें दिख थोड़ी रहा है, इसलिए हम इसे इनविजिबल ट्रेड में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर देखो तो इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन। मतलब फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन। फैक्टर इनकम क्या है, देखो, नेट इंटरनेशनल अर्निंग ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, जो हमारा इंटरनेशनल अर्निंग्स हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मतलब जो इंडियन सिटीजन दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है,
वहाँ पे अपना लेबर दे रहा है। मतलब जैसे अभी देखो, इंडिया के बहुत सारे सिटीजन सऊदी अरबिया में रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ठीक है, उससे पैसे मिलते हैं, तो फैक्टर इनकम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड है, सपोज दैट कोई पर्टिकुलर हमारे यहाँ के सिटीजन का किसी दूसरी कंट्री में कोई लैंड है, उस पर कोई सपोज दैट अदर कंपनी आके फैक्ट्रीज को सेटअप किया, फिर उस पर जो रेंट मिल रहा है उसको, फिर उसके बाद कैपिटल वगैरह जो आ रहा है, ये बेसिकली फैक्टर इनकम से आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन फैक्टर इनकम से आता है, देखो, नेट सेल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सारे नॉन फैक्टर इनकम्स में आते हैं, ठीक है। मतलब जो बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, फिर उसके बाद टूरिज्म, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसिकली, तो इसे हम नॉन फैक्टर इनकम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। इसमें क्या है, देखो, ट्रांसफ़र पेमेंट वो होता है, मतलब वो है पैसा होता है, जो पैसे आते हैं बेसिकली, जो रेसिडेंट्स को फ्री में मिलते हैं विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। मतलब दे डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे पैसे फ्री में आते हैं, मतलब एक तरह से फ्री होते हैं, जिसके लिए पीपल हैं उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो गिफ्ट्स के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, जितने भी गिफ्ट्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं, ठीक है। रेमिटांसेज हो गए, जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे सिटीजन्स वर्क कर रहे हैं फिर पैसे भेज रहे हैं इंडिया में, उसे हम रेमिटांसेज बोलते हैं ना, वो हो गया। फिर उसके बाद ग्रांट्स जो अदर कंट्रीज़ के द्वारा मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र पेमेंट में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है इनकम रिसिप्ट पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट इनकम्स आते हैं ना, उस पर जो रेंट्स मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट लगा रखा हमने, इसमें क्या है, करेंट अकाउंट सरप्लस, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। यहाँ पे देखो सरप्लस है ना, करेंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है एज कम्पेयर टू आप पे कर रहे हो, मतलब पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, आप पे कम कर रहे हो। मतलब फॉरेन कंट्रीज से आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं बट आप फॉरेन कंट्रीज़ को पे कम कर रहे हो। जैसे आप गुड्स ही ले लो, आप, इसका मतलब क्या है, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, इसका मतलब सरप्लस है। जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट कम करोगे, तो उसका मतलब आपका जो करंट अकाउंट है वह सरप्लस में चल रहा है, ठीक है। बैलेंस करंट अकाउंट क्या होता है, इसमें होता है कि आपका जो रिसीट, मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, मतलब जो पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे जा रहे हैं विदेशों में, विदेशों में पैसे कैसे जाएंगे, कोई आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन गुड्स, उस पे आप पैसे दे रहे हो तो विदेश में ही जाएगा ना। तो इस पे बेसिकली यही है कि आप जितना दे रहे हो उतना ले रहे हो, इसका मतलब जो करंट अकाउंट है वो आपका बैलेंस्ड है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, घाटा। ये घाटा कब होगा कि मतलब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब आप पेमेंट बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ के जो गुड्स वगैरह हैं उस पर ज़्यादा पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम डेफिसिट को इसको काउंट करेंगे, ठीक है। सरप्लस आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का बैलेंस आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है। डेफिसिट, आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, वो डेफिसिट में आएगा, ठीक है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है, देखो, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं कंट्री के रेसिडेंट्स और गवर्नमेंट का, उसमें अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है, इंडिया ही ले लो, ठीक है, इंडिया के जो एसेट है और लाइबिलिटीज़ है उसमें अगर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करेंगे, ठीक है, इंक्लूड करेंगे बेसिकली। कंपोनेंट्स क्या क्या है कैपिटल अकाउंट के, देखो, पहला तो हमारा है बोरोइंग और लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम फॉरेन कंट्रीज से बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि हम फ्यूचर में भी पे करेंगे। तो इसका मतलब देखो ना, यहाँ पे जो एसेट एंड लाइबिलिटीज में चेंज देखने को मिल रहा है, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई ना, हम फॉरेन कंट्रीज में हमें पे करना होगा, पे बैक करना होगा जितना हम लोन को ले रहे हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट हो गया कि हम जो जितने भी लोन्स वगैरह को बोरो कर रहे हैं ये इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा बोरो किया जा रहा है उसको बोरोइंग एंड लेंडिंग में हम काउंट करते हैं। अब फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है।
जितने भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से या फिर जा रहे हैं इंडिया से, उसको भी इंक्लूड करते हैं इसमें। जैसे हो गया, इट इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड रियल इस्टेट्स। जो इंडियन कंपनीज के शेयर हैं रियल इस्टेट में हैं, रियल इस्टेट्स हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। जैसे दो वे से आता है एफडीआई, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट विच गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू बायर ओवर द एसेट, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, ठीक है। मतलब क्या है, कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे कोई एसेट को परचेज किया, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंपनी खरीद लिया, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है एफडीआई में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, देखो, इट इज़ ए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंड पोजीशन इन्वॉल्व इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी। जितने भी डेट सिक्योरिटी इक्विटीज वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट हो गया, देख, ठीक है। ये मतलब इससे डिफरेंट होता है एफडीआई से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जो चेंज देखने को मिलता है, देखिए, फाइनेंशियल एसेट और द गवर्नमेंट हेल्ड इन सेंट्रल बैंक और द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, जैसे गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, अब उसको ले लो, डॉलर को ही ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रीज में परसेंट है उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बेसिकली चेंजेस देखने को मिलता है उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे चार्ट है कैपिटल अकाउंट सरप्लस का। इसमें क्या है, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम सरप्लस में काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि हम कम दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है एज कम्पेयर टू हम दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसे हम सरप्लस में काउंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे सिटीजन्स के द्वारा दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट और वहाँ के सिटीजन के द्वारा इंडिया में जाके आके इन्वेस्टमेंट करना दोनों बराबर है, तो उसे हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मतलब एक तरह से बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट में काउंट करेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल इनफ्लो मतलब कैपिटल जो आ रहा है फिर उस कैपिटल आउटफ्लो दोनों बराबर है। डेफिसिट कब होगा, कैपिटल इनफ्लो कम है कैपिटल आउटफ्लो से, मतलब हम दूसरे कंट्री में ज़्यादा जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के ज़्यादा सिक्योरिटीज वगैरह को परचेज कर रहे हैं, बट अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वहाँ इंडिया में आके कम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि हम दूसरी कंट्री में जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, बट जो हमारा कंट्री है इंडिया में वहाँ पे फॉरेन कंपनीज कम आ रही हैं, एफडीआई कम आ रहा है, एफपीआई कम आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर कम है तो उसे हम डेफिसिट में काउंट करते हैं। अब जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था 1991 का, उसको देखें तो बताया जा रहा था कि जब ये क्राइसिस आ रखा था उस टाइम पे हमारे पास बस 15 दिन का पैसा बचा था कि हम इंपोर्ट्स कर सकें, ठीक है। जो गुड्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास बस 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। आप समझ सकते हो कितने एक्सट्रीम लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। इसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया गया था फॉरेन कंट्रीज़ को, जैसे एफडीआई को अलाउ कर दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम चलता था ना, लाइसेंस राज बेसिकली हम बोलते हैं, वह चलता था, उसको ईज किया गया। बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे अदर कंपनीज पे उसको हटाया गया, ठीक है। जो प्राइवेटाइज जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सेक्टर्स को कंट्रोल किया जा रहा था अभी तक 1991 को, उसको ईज किया गया, तो प्राइवेट जो सेक्टर्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन हो रखा था, जिसकी वजह से आईएमएफ से हमें बेल आउट पैकेज की डिमांड करना पड़ा था, और वो आया भी था बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब इसका रीज़न क्या था, फैक्टर क्या था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का उस टाइम पे, उसको देखें तो देखो, पहला तो हमारा है क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी। हम हैविली क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज़ के, जैसे जो
मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हम उस पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। क्या हुआ था कि उस टाइम पे कुछ क्राइसिस वगैरह भी चल रहे थे, जैसे इराक क्राइसिस हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस पे काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का इंक्रीज देखा गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो हमारा इम्पोर्ट बिल था वह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। फिर उसके बाद टूरिज्म डिक्लाइन हुआ था, गल्फ वार जो जियो पॉलिटिकल टेंशन था, कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया का टूरिज्म था उसको एडवर्सली अफेक्ट किया, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग था उसमें भी डिक्रीज देखा गया, सिग्निफिकेंट लेवल का डिक्रीज देखा गया था, क्योंकि देखो पैसे आ ही नहीं रहे थे। अगर आपके पास डॉलर आ ही नहीं रहे तो आप पेमेंट कैसे करोगे, मतलब जो इतना भी इम्पोर्ट करोगे उसको पेमेंट कैसे करोगे, तो डॉलर आना चाहिए ना। तो टूरिज्म अगर डिक्लाइन हो गया तो डॉलर कहाँ से आएगा, ये भी एक मेन फैक्टर है ना, जो हमारे पास डॉलर आता है या फिर फॉरेन करेंसीज आती हैं। फिर उसके बाद क्या किया, इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया इंडिया को, मतलब इंडिया का जो परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसीज है कम आने लग गए थे इंडिया में, क्रेडिट वर्थीनेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया था जी हाँ। तो अगर ये सारी चीज़ें कम हो गई तो ऐसे भी जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो पैसे देंगे ही नहीं इंडिया को, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रेव सिचुएशन हो रखा था। फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स, उनके द्वारा जो इंडिया में डिपॉजिट कर किया गया था पैसे को, उसको भी कहीं ना कहीं आउटफ्लो होने लग गया, उसमें वो भी निकाल के लेके जाने लग गए। जब इंटरनेशनल रेटिंग डाउनग्रेड कर देगा आपकी जो रेटिंग है, हाँ, वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली जो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पैसे आपके बैंक में रखे हुए हैं इंडिया के बैंक्स में, वो सब अपना लेने लग जाएंगे ना, क्योंकि उन्हें भी तो डर है कि हमारा मनी कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एनआरआईज थे उन्होंने अपना पैसा निकालने लग गए थे इंडियन बैंक्स से, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्राइसिस था और ग्रेव हो गया, ठीक है। अब देखो उसको डील करने के लिए वेरियस मेजर्स को लिया गया था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जैसे गोल्ड गोल्ड प्लेजिंग हो गया, मतलब हम गोल्ड को गिरवी रख के लोन को लेंगे, ठीक है। कब किया गया था, मई जून जुलाई 1991 में। फिर उसके बाद बोरोइंग मेजर्स, इसमें क्या किया गया था, इंडिया सॉट फॉरेन करेंसी थ्रू इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज इम्यूनिटी स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी इंडिया के पास, इसके थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन करेंसीज को अट्रैक्ट कर रहा था, डॉलर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, जिसका एम था अट्रैक्टिंग बैक इलीगल फॉरेन करेंसीज हेल्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट इंडिया, मतलब जितनी भी इलीगल फॉरेन करेंसी जो इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा रखा गया था फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में, उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आईएमएफ स्पॉन्सर्ड वेल आउट, आईएमएफ के द्वारा वेल आउट पैकेज दिया गया था, जिसकी वजह से क्राइसिस को एड्रेस किया जा सका, ठीक है, एट दैट मोमेंट। हालांकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, जैसे इकोनॉमी को ओपन करने की बात की गई थी आईएमएफ के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से ये एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए, इकोनॉमी को ओपन किया गया, एफडीआई इंक्रीज हुआ, कैपिटल इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, फॉरेन करेंसी जो ह्यूज अमाउंट में इंडिया में आने लग गया। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व वो 700 करोड़ पार कर गया है, ठीक है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, इस चैनल पे होगा, अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अभी सिचुएशन काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल हो रखा है। तो आईएमएफ ने स्पॉन्सर किया था बेल आउट पैकेज। फिर उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। देखो इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि इससे बहुत पैसे आ रहे हैं। जैसे आपका हो गया सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ट्रैवल रिलेटेड सर्विस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गया, कंप्यूटर सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, ये सारी सर्विसेज ही है ना, इससे बहुत पैसे आ रहे हैं। और स्पेशली अगर हम इसमें टेलीकम्युनिकेशन वाला देखें तो ये सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफ़र, जितने भी फंड्स हैं ना, जैसे रेमिटांसेज हो गए, जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनके द्वारा जो इंडिया में पैसे भेजे जा रहे हैं उसे रेमिटांसेज बोलते हैं। तो अभी एक काफ़ी अच्छा वे है, जैसे फॉरेन कंट्रीज की करेंसीज इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, विदेशों में जाके वर्क कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसे भेज रहे हैं इंडिया में, उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब बिल बोलते हैं, उसमें रेमिटांसेज वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह भी हैं ट्रांसफ़र पेमेंट में। फिर उसके बाद है इनकम, इसमें क्या है, डेराइव्ड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ ओवरसीज एसेट बाय इंडियन एंटिटीज एंड इंडिविजुअल, जितने भी इनकम्स जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं उनका जो फॉरेन कंट्रीज में लैंड्स हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रखा है, उसमें जो अर्निंग हो रही है उसको इनकम बेसिकली हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हो गया
प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, डिविडेंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेमिटांसेस को देखें तो देखो इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटांसेस का, अगर 2024 में हम देखें तो, ठीक है। अगर देखें टोटल एस्टिमेट इनफ्लो कितना हुआ था, 129 बिलियन 2024 में, बस 129 बिलियन डॉलर, समझ रहे हो, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है बेसिकली। उसके बाद क्या था अदर कंट्रीज में जिसमें इंडिया को फॉलो किया, जैसे मैक्सिको हो गया, उसके बाद सेकंड पे मैक्सिको था, फिर थर्ड पे चाइना था, ठीक है, फोर्थ पे फिलीपींस था, फिफ्थ पे पाकिस्तान था, पाकिस्तान ये भी है, ठीक है। तो हमारा क्या था रेमिटांसेस में, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटांसेस का 2024 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो ग्रोथ रेट अगर रेमिटांसेस की देखें तो यह था 5.8% का हमें देखने को मिला था। अगर हम 2023 के कंपेयर करें, 2023 में कितना था, 1.2%, ठीक है। ये था, कोविड का भी इम्पैक्ट था, कोविड जब नॉर्मलाइज हुआ तो अभी देख रहे हो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज देखा गया, 5.8% इज ह्यूज इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो जो ऑफिशियल रेमिटांसेस है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू रीच 685 बिलियन इन 2024। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज देखा गया है इसमें ग्रोथ। और उसमें अगर साउथ एशिया के देखें तो साउथ एशिया हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया उसमें रेमिटांसेस इनफ्लो में, ठीक है। और अगर इसको देखें तो जो एफडीआई है ना, वह कम है एज कम्पेयर टू रेमिटांसेस। रेमिटांसेस कंटिन्यू टू आउटस्पेस अदर फाइनेंशियल फ्लोज, जैसे हो गया एफडीआई हो गया, ठीक है। एफडीआई है डिक्लाइन बाई 41% ओवर द लास्ट डिकेड, ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स हमने इसमें लगभग 41% का डिक्लाइन देखा गया है एफडीआई में, ठीक है। और वहीं अगर रेमिटांसेस में देखें तो 57% का इंक्रीज देखा गया है इसमें। अब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको देखें तो क्या करता है, यह शो करता है डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है उसमें जो डिफरेंस है ना, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। ये तो इट इज ए की इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। एज ए की इंडिकेटर माना जाता है बेसिकली जितने भी एक्सटर्नल सेक्टर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, इट्स सम ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स, उसके बाद नेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम्स क्या था, जो कि मतलब फॉरेन कंट्रीज में जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा जो लैंड्स वगैरह ओन किए जा रहे हैं उस पर जो पैसे वगैरह आ रहे हैं उसको, ठीक है। नेट ट्रांसफर हो गया, जैसे बेसिकली डिविडेंड सॉरी रेमिटांसेस हो गए हैं, फिर पैसे बाहर कंट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें आता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट में, जैसे फॉरेन एड वगैरह हो गया, इसको इंक्लूड करते हैं। फॉर्मूला का देखें तो करेंट अकाउंट को हम कैसे करते हैं, ट्रेड बैलेंस, ठीक, प्लस नेट फैक्टर इनकम, फिर उसके बाद नेट ट्रांसफ़र पेमेंट इसको करते हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, मतलब एक कंट्री दो सिचुएशन को फेस कर रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जिसे बोलते हैं, और उसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। मतलब क्या, बेसिकली हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट में हमारे रिडक्शन देखा गया है, वहीं इंपोर्ट में इंक्रीज देखा गया है। तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया कि मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। उसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट में हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग, मतलब बोरोइंग के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं फिजिकल डेफिसिट में, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। और उसके बाद जो टैक्सेस के थ्रू बहुत वेरियस मीडियम से जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, वह कम है एज कम्पेयर टू जितना हम खर्च कर रहे हैं। तो दोनों का जब हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो उसे हम ट्विन डेफिसिट बोल देते हैं, ठीक है। देखो, द सिचुएशन इन विच वन नेशन हैज ए करेंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्विन डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, जो करेंसी होल्डर है कितना इजीली अपनी करेंसी को फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज में कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है। देखो, करेंसी होल्डर्स टू कन्वर्ट देम फ्रीली इनटू अदर करेंसीज, जो अदर करेंसीज होते हैं जितने भी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये सारी जो करेंसीज हैं, उसको कितना इजी वे में जो करेंसी होल्डर है उसको कन्वर्ट कर ले रहा है उस करेंसी में, ठीक है। इसको हम करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। यह किस पे होता है, प्रिवेलिंग मार्केट रेट और वाइस वर्सा, ठीक है। जो मार्केट रेट अभी प्रेजेंट टाइम में प्रिवेल है उस पर कहीं ना कहीं इसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर देखें तो इट कैन बी परमिटेड ऑन बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, मतलब दोनों पे कहीं ना कहीं इसको परमिट किया जा सकता है,
चाहे वह लिमिटेड मैनर में हो या मोर लिबरली, मतलब या फ्रीली कन्वर्टेबल हो, फुल कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी लिमिटेड मैनर में हो, दोनों पे कहीं ना कहीं इसको अलाउ किया जा सकता है कंट्रीज़ के द्वारा। अगर देखें तो अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली प्रैक्टिस्ड नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में, ठीक है। देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गया, हमारा करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गया, ठीक है। देखो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या है, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी वाइस वर्सा टू एग्जीक्यूट ट्रेड इन गुड्स एंड विजिबल्स, ठीक है। मतलब आप फॉरेन कंट्रीज़ के करेंसीज में आप उसको कन्वर्ट करो, अदर करेंसीज में कन्वर्ट करो, सो दैट आप फ्रीली जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना उसको इंपोर्ट कर पा रहे हो, एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आता है। वहीं हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ करेंसी कन्वर्जन रिलेटेड टू कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो। जितने भी कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है, जैसे क्या ले सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हो, इक्विटी ले सकते हो, प्रॉपर्टीज हो रहा है, ओनरशिप ऑफ द ओवरसीज फर्म्स हो गया, ये सारी चीज़ों में जब इजीली कन्वर्ट किया जा रहा है चीज़ें, मतलब कितना इजी वे में आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ के बॉन्ड्स को खरीद सकते हो, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ के लैंड्स जो हैं वहाँ पे आप खरीद सकते हो। फॉरेन कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में कितना इजी वे में यहाँ के लैंड्स खरीद सकते हैं, यहाँ के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो इसे हम करेंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक। आप फॉरेन कंट्रीज़ के कितने इजी वे में वस्तुओं को खरीद सकते हो। फिर उसके बाद आप इंडिया में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स के द्वारा कितना इजी वे में खरीदा जा सकता है गुड्स को, उसको हम करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में कहीं ना कहीं काउंट करते हैं। देखो इट अलाउ रेसिडेंट टू मेक एंड रिसीव ट्रेड रिलेटेड पेमेंट, ठीक है, any foreign currency for export and import of the goods and services, make sundry remittances, access foreign currencies for the travel, study abroad, medical treatment and gifts, ठीक है। आप जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उसको कितना इजी वे में एक्सेस कर ले रहे हो अपने नीड के लिए, जैसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इसे हम करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में काउंट करते हैं, मतलब उसमें आता है, ठीक है। देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या है नेचर, कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इजी वे में नहीं होता है। और ये करेंट अकाउंट में मनी का कन्वर्टिबिलिटी काफ़ी रिलेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। और देखें तो जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है स्टिल नॉट परमिटेड, फुल्ली स्टिल नॉट परमिटेड, मतलब पूरी तरह से कहीं ना कहीं परमिटेड नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हर जगह परमिटेड है बेसिकली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। अगर इसका बेनिफिट देखें जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, इसका क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज कैपिटल स्टॉक एट इंटरनेशनल प्राइस टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब आपको आपके पास काफ़ी इजीली एक्सेस होगा जो स्टॉक्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के। फिर उसके बाद इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर जब इजीली उसको एक्सेस मिल रहा है किसी फॉरेन कंट्रीज़ का, तो ऑब्वियसली वह उनको मोटिवेशन फील होगा, उनको कॉन्फिडेंस फील होगा कि अरे यार वहाँ पे जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इंसेंटिवाइज टू एक्वायर एंड होल्ड इंटरनेशनल एसेट एंड सिक्योरिटीज, इम्प्रूव एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, फिर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, जो कैपिटल वगैरह को कहीं ना कहीं एक्वायर कर रहे हैं, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिल सकता है इसके अगर हम इस फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद करेंट अकाउंट में क्या बेनिफिट मिलेगा, फैसिलिटेट प्रोमोट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा। फिर उसके बाद हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरा जुड़ जाएगा अगर फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योर द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ डिफरेंट ट्रेडिंग कंट्रीज आर अकॉर्डेंस विद देयर कंपैरेटिव एडवांटेज एंड सोर्स इंडोमेंट, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, जो अब जो फॉरेन कंट्रीज में क्या नीड है, क्या डिमांड है, उस सब के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्शन पैटर्न्स को है उसको चेंज वगैरह लाना, ठीक है। अब देखो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है, इसमें क्या है, देखो फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी रूपी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यह शो करता है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है मतलब रूपी, फॉरेन करेंसी से कितना कम रिस्ट्रिक्शंस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो दोनों लेवल पे, करंट एंड कैपिटल अकाउंट पे, उसको फुल कन्वर्टिबिलिटी को शो करता है, मतलब फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को शो करता है, ठीक है।
मतलब फ्रीली कहीं ना कहीं आप अपनी जो रुपी है उसको अदर कंट्रीज के करेंसी से आप इजीली कन्वर्ट कर ले रहे हो, ठीक है। इट इंटेल्स अलाउ क्लोज टू 100% एफडीआई एफपीआई इन वेरियस सेक्टर्स। इससे क्या होगा कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वह मोस्ट ऑफ द सेक्टर में इजीली 100% एक्सेस मिला रहेगा उनको, ठीक है। अभी कहीं 74% है, जैसे जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में ले लो, उसमें 74% अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 100% अलाउड हो जाएंगी। एक्सक्लूड कुछ सेक्टर को अगर हम एक्सक्लूड कर लें, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड एरियाज हो गया, ठीक है, ऑन कैपिटल अकाउंट में, तो बेसिकली क्या है कि 100% एफडीआई एफपीआई को अलाउ कर देना, अगर हम कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन को बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर देखें तो जो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है इज नॉट प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन ग्लोबली। मतलब कहीं भी ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ठीक है। हालांकि अगर देखें तो बहुत सारे एडवांस कंट्रीज हैं जो कि इस पे गहन विचार कर रहे हैं कि इसको फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लाया जाए, बट अभी तक तो कोई कंट्री बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसको, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ किया है। जैसे फॉरेनर्स जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एफडीआई को अलाउ कर दिया गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है, एनआरआई बैंक डिपॉजिट्स को अलाउ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को शो करता है ना। तो बेसिकली इतना तो हमारे इंडिया के द्वारा कर ही दिया गया है। अरे नहीं, 100% किया गया है तो आप बोल सकते हो 70% तो अलाउड है ना कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। बट अगर देखें तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए अभी तक, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं या फिर कॉर्पोरेट्स हैं रिगार्डिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं बेसिकली, उनके द्वारा जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे लगाए गए हैं, जिसके लिए अगर वो करना भी चाहते हैं तो उसमें आरबीआई का परमिशन लेना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन उन्हें लेना होगा, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कैपिटल अकाउंट फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो गया, ठीक है, कि मतलब इतना ईजी वे में आप करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों को कन्वर्ट कर ले रहे हो। तो यही बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है तारापुर कमेटी, जो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। उसको सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा 1997 में। कि क्यों सेटअप किया गया था? ताकि स्टडी कर सके फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी को चेक करेंगे, इंडिया में क्या सिचुएशन है, कैसे वह वर्क कर सकता है, सारी चीज़ों को, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्जामिन इकोनॉमिक्स दैट हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। मतलब उन सारे इकोनॉमीज को स्टडी करना जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। उनके जो उन्होंने जिस जिस प्रोसेस को अपनाया उसको स्टडी करना, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उस कंट्री पे उसको भी कहीं ना कहीं स्टडी करना, ठीक है, उसको एग्जामिन करना। फिर उसके बाद क्या था? रिकमेंडेशन देना कि जो बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेकर जो बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं उसको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन देना उस पर, ठीक है। टाइम फ्रेम होता ना उसको सजेस्ट करना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा डोमेस्टिक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, हाँ, उसमें चेंजेस को लेकर कुछ रिकमेंडेशन देना, सो दैट जो फुलर अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, उसको अचीव किया जा सके। फिर उसके बाद क्या होगा? इवेल्युएट द बेनिफिट, प्रीकंडीशंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द एडॉप्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। जितने भी बेनिफिट्स, जैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, प्रीकंडीशंस क्या क्या होने चाहिए उसके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या इससे रिस्क हो सकता है, इस सारी चीज़ों को इवेल्युएट करना, फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देना, ठीक है। बेसिकली ये था कि तारापुर कमेटी का मतलब यही था कि इसको सेटअप किया गया था, ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड तारापुर कमेटी 2006 में बेसिकली उसको कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, जिसे हम ऑफिशियली नोन एज कमेटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। 2016 में आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। प्राइमरी पर्पज अगर देखें तो इसका क्या था? एसेस करना स्टेटस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का स्टेटस है इंडिया में उसको कहीं ना कहीं
एसेस करना, उसको देखना, ठीक है, एग्जामिन करना, फिर उसके बाद जो रिकमेंडेशंस है, वेरियस रिकमेंडेशंस है, उसको प्रोवाइड करना, सो दैट जो पोटेंशियल चेंजेस हैं उसको मेड किया जा सके फ्यूचर में, ठीक है। और कमिटी किस पे फोकस कर था, एग्जामिनिंग द फिजिबिलिटी रिस्क एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस एसोसिएटेड विद फर्दर ओपनिंग ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। जो हम फर्दर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को ओपन करने की बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, मतलब रिस्क हैं, फिर उसके बाद क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करना था, ठीक है। उनके द्वारा कुछ की रिकमेंडेशंस मेड किए गए थे, जैसे क्या शुड मेक द रूपी मोर फ्रीली कन्वर्टिबल। जो रूपी का कन्वर्टिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं और फ्रीली करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसकी वजह से जो कंट्री का मैक्सिमम इकोनॉमिक पोटेंशियल है ना, उसको रियलाइज किया जा सके। उसके साथ साथ इन द व्यू ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ द कंट्री एंड एडुकेट डोमेस्टिक सेविंग इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बिकम इम्परेटिव। मतलब फॉरेन कैपिटल अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टमेंट नीड है हमारी कंट्री में, ठीक है, फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक इन एडुकेट डोमेस्टिक सेविंग्स है, उस सब चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं जो इनफ्लो है कैपिटल का, फॉरेन कैपिटल का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फिर उसके बाद उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि शिफ्ट टूवर्ड्स फुलर कन्वर्टिबिलिटी शुड बी फेस्ड। मतलब फुलर कन्वर्टिबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद था बैन पार्टिसिपेटरी नोट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ हर्डल क्रिएट करता है ना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बैन करने की बात की गई थी। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट है फॉर फॉरेनर्स के लिए उसको ईज करना, मतलब उसको कहीं ना कहीं ईजी वे में लेके चलना। आप एफडीआई को ईजिली कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो, तो बेसिकली इसका बात था कि आप उसको ईज करो, सो दैट जो एफडीआई हमारी कंट्री में आ रहे हैं वो ईजिली आ सकें, ठीक है। फिर इसके बाद था क्या, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शुड बी ब्रॉट एट पर विथ नॉन रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो एनआरआईज हैं उनके लेवल पे जो फॉरेन इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स हैं उनको ला के रखना। जैसे एनआरआईज को बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह इंडिया से मिलती है ना, तो बेसिकली यही बात कर रहा था, जो अदर फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सो दैट वो इजीली एक्सेस कर सकें इंडियन मार्केट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑन ओवरसीज बोरोइंग बाय इंडियन फर्म्स एंड बैंक टू बी ईज्ड। जो भी रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन बेसिकली ओवरसीज बोरोइंग पे था, इंडियन फर्म्स के जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ है उनके द्वारा जो फॉरेन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज से जो लोन लेने पे रिस्ट्रिक्शंस था उसको ईज किया जाए, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, किया गया क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हालांकि इसको तो सेटअप किया गया, अभी ऑपरेशन में भी है, ठीक है। तो बेसिकली एक की रिकमेंडेशंस दिया गया था तारापुर कमेटी 2006 के द्वारा, ठीक है। अब हमारा आता है फेमा वर्सेस फेरा। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। इसे हम सक्सेसर मानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ठीक है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था फेमा, वह आया था 1999 में, जो कि एक सक्सेसर था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का, ठीक है। इसका एम क्या था, बेसिकली इन सारे एक्ट्स का लाने का एम क्या था, इसका एम बेसिकली ये था टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ग्रोथ। जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का ग्रोथ है, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, इस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना, ठीक है। मतलब यही था कि जो हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ है ना, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज है उसको इंक्रीज करना, फिर उसके बाद मेंटेनेंस करना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया में, ठीक है। तो मतलब एक तरह से वो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में उसको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ों को लेकर आना है, बेसिकली इसका एम था फेमा और फेरा का। अब इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, अगर ओरिजिन देखें तो 1973 में फेरा का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, फेमा 1999 में आया था, ठीक है। एम क्या था, एम था टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करना, सो दैट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको कंजर्व किया जा सके, उसे बचाया जा सके, ठीक है। इसमें क्या था, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब बेसिकली क्या था, यहाँ पे आप कंजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट कर रहे हो, पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हो, सो दैट कैपिटल का जो इनफ्लो है फॉरेन कंट्रीज़ के जो करेंसीज हैं, डॉलर्स की करेंसी, डॉलर्स जो है वो है इंडिया में इनफ्लो है, जिससे हमें कंजर्व ना करना पड़े, बट एक होता है ना कि ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का, ठीक है।
बैकग्राउंड क्या था, फॉर्मुलेटेड एट अ टाइम व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और लिमिटेड। यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हो गया था, ठीक है। प्रोविजन था कॉम्प्लेक्स था, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 81 सेक्शंस, यहाँ पे 49 सेक्शंस अभी प्रेजेंट है, बेसिकली सिंपल है, ठीक है। राइट ऑफ असिस्टेंट, इट डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन ऑन द डिफॉल्टर टू सीक एनी लीगल असिस्टेंट, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, इसमें प्रोविजन था, ठीक है। इट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ अपिलियंट टू टेक असिस्टेंट और लीगल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। कैटेगरी ऑफ वायलेशन, क्रिमिनल ऑफेंस था, सिविल ऑफेंस में पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट था, मॉनेटरी पेनल्टीज वगैरह लगाए गए, ठीक है। सर्च एंड इट कॉन्फ्रेड वाइड पावर टू मेक ए सर्च, ठीक है। काफ़ी वाइड पावर था, बेसिकली द स्कोप एंड पावर ऑफ सर्च एंड साइजर हैज बीन कर्टेल एंड कन्फाइंड टू ऑफिसर्स ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स देखे तो ऑल द एक्सचेंज डीलर रिक्वायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी एक्सचेंज डीलर थे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो एक्सचेंज डीलर्स थे, उनको आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता था, ठीक है। अब इसमें क्या, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम परमिशन एंड सर्टेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रिक्वायर स्पेशल परमिशन फ्रॉम आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई होगा, ठीक है। जो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, बेसिकली करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जितने भी हैं, उसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे बेसिकली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं, उसमें कुछ आपको स्पेशल परमिशन लेना होगा, किससे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। एक हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में डॉलर है, उसको उस लेवल पे ला के रखना, ठीक है। कि कोई भी कंट्री, जैसे अब सपोज यूरोपियन यूनियन कर रहा है रसिया से ट्रेड, ठीक है, उसमें इंडिया का रुपी यूज हो सके, इसे हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंडियन करेंसी। जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उसको इंडियन करेंसी में परफॉर्म करना इज बेसिकली कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। इट कॉरस्पॉन्ड टू ट्रेड स्पेशली इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल सेटलमेंट अगर देखें तो दिस वुड अनेबल द इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपी फॉर फॉरेन ट्रेड एज अपोज्ड टू अदर करेंसी इंक्लूडिंग यूएस डॉलर्स। मतलब क्या है बेसिकली कि वही है कि आप ट्रेड जो कर रहे हो ना, कोई भी फॉरेन कंट्री भी अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी इंडिया में ही, इंडियन के रुपये में ही कहीं ना कहीं ट्रेड कर सके। तो बेसिकली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब यही है कि आप कितना इजी वे में इंडियन रुपी में ट्रांजेक्शन्स कर ले रहे हो अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अगर गोल की बात करें, गोल तो बेसिकली क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी टू मेक इट मोर वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे कितना इजी वे में कहीं ना कहीं इंडियन करेंसी में ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, बेसिकली इसी को इसको प्रमोट करना था, ठीक है। जो गोल ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग ऑफ द रुपी था बेसिकली, ठीक है। अब देखो, जो इंटरनेशनलाइजिंग रुपी का प्रोज एंड कॉन्स कॉन्स है, बेसिकली उसको देखें तो प्रोज में है क्या, विल इंक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड एड कैपिटल इनफ्लो। मतलब जो हमारा फॉरेन ट्रेड है ना, उसको इंक्रीज कर देगा, हमें डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी भी कंट्रीज के गुड्स को परचेज करने के लिए। सपोज दैट आप ऑयल ही ले लो, ऑयल के लिए हमें डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, ठीक है। हम इजली ऑयल को अदर कंट्रीज से रुपी में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, मिटिगेट एक्सचेंज रेट रिस्क। जो एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम रख रहे हैं, बेसिकली अभी तो हमने $700 रखा है, बिलियन डॉलर, इस पे डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा ना। अगर हमारा इंटरनेशनलाइज हो जा रहा है इंडियन रुपी, तो ऑलरेडी हम एज में रहेगा। अब कौन सा क्या है, कॉम्प्लिकेट मॉनेटरी पॉलिसी। या मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, उसको कॉम्प्लिकेट कर देगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज चैलेंजिंग। जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हो ना, वह चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कुड ब्रिंग अनकंट्रोल कैपिटल इनफ्लो। जो कैपिटल इनफ्लो, बेसिकली कैपिटल जो फ्लो हो रहा है, उसको इंक्रीज कर सकता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा अगर इंटरनेशनलाइज हो गया इंडियन रुपी, तो ठीक है। बेसिकली यही बात कर रहा है, इसका नेगेटिव पॉइंट यही है, पॉजिटिव ये रहा, ठीक है। अब हमारा आता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। यह क्या होता है, देखो, यह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो काउंटर पार्टीज के द्वारा साइन किया जाता है, ठीक है।
to agree to exchange two currency at a set rate and then to re-exchange those currency at an agreed upon rate at the fixed date in future। ठीक है, मतलब क्या है, दो करेंसी है, उसको एक सेट रेट पे एक्सचेंज करना। ठीक है, कुछ भी आप खरीद रहे हो, सपोज दैट रसिया से आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे रुपी को आप कन्वर्ट कर ले, रुपी को रुपये से आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर वही रसियन शॉप से खरीद रहे हैं तो जो वहाँ का करेंसी है रसियन रूबल, उसमें पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक सेट वो हो गया, सेट रेट हो गया, ठीक है, उस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। फिर उसी ट्रांजैक्शन को जब ऐसे फिर से इधर इधर से उधर हुआ, तो उस पे भी आपको एक फिक्स रेट पे फ्यूचर में कहीं ना कहीं री एक्सचेंज करना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखें तो मिड शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। जब अभी आपको रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था, तो उस टाइम पे डॉलर को फ्रीज कर दिया गया था रसिया में, ठीक है, आपको पता ही है। जिसकी वजह से जो भी वो फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर रहा था वो किस में कर रहा था, रूबल में ही कर रहा था। बहुत सारे जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उसके द्वारा, रसिया के द्वारा किए गए थे फॉरेन कंट्रीज से। हम ईरान से ऑयल को परचेज कर रहे थे, आप समझ रहे हो, ईरान मतलब यूएसए का एक दुश्मन ही है। तो यहाँ पे इसकी जो करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे यूएसए के द्वारा ईरान पे, ठीक है। तो इसकी वजह से डॉलर का यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने इससे रुपये में ट्रेड किया है ऑयल का, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यही था कि आप कितना जो जो फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है उसको बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, टू इंश्योर एडुकेट फॉरेन करेंसी टू अवॉइड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। एडुकेट फॉरेन करेंसी बेसिकली को उसको इंश्योर करना, सो दैट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको अवॉइड करना, ठीक है। जो बेसिकली हमारा फॉरेन कंट्रीज से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारा 1991 में बीओपी क्राइसिस था जब आया था, ठीक है, वो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली इसको किया जाता है, ठीक है। जो हमारा सिग्निफिकेंट बहुत सारे करेंसी स्वयं एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया का, उसको देखें तो ब्रिक्स का जो कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, उसको साइन किया गया था 2015 में। फिर उसके बाद हमने इंडिया जापान से भी बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, ठीक है। फिर इंडिया यूएई का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो गया, इंडिया श्रीलंका का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो गया। तो वेरियस कंट्रीज से हमने ये सारी चीज़ें किया है, आई थिंक रसिया से भी हमने किया है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हो गए फॉरेन कंट्रीज से, उसकी लिस्ट हो गई। अब हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो ये क्या होता है, कंप्राइज होता है डिफरेंट एसेट दैट आर हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। बहुत सारे एसेट्स जो फॉरेन कंट्रीज के एसेट्स वगैरह होते हैं वो इंडियन बैंक्स के द्वारा रखा जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा रखा जाता है, उसे हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं बेसिकली। हाँ, अगर देखें तो आरबीआई एक्ट 1934 कहीं ना कहीं अलाउ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। मतलब कस्टोडियन होता है फॉरेस्ट रिजर्व का जो आरबीआई होता है, ठीक है। एंड मैनेज रिजर्व विद इन द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब उसका जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिमिट में कहीं ना कहीं मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, ठीक है। कंपोनेंट्स को देखें रिजर्व में, तो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, जैसे डॉलर में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड रिजर्व हो गया। फिर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो हो गया, जिसमें अब जो 5 मेजर करेंसी इसमें इंक्लूड है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, चाइनीज की करेंसी हो गई, फिर उसके बाद जापानीज येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ये सारी करेंसीज उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी हो गया, इसमें इंक्लूडेड है बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है। अब जो की ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, जो राइज इन रिजर्व देखा गया इंडिया में, उसके पीछे क्या है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंसेज है, ये सारी जो फैक्टर्स है ना, बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जो इंडिया में कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ओवर 700 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉलोइंग चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बेसिकली हम फोर्थ कंट्री है इन द वर्ल्ड में। उसके बाद पहले पे चाइना ही है, जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, ठीक है। 700, हम स्विट्जरलैंड को भी जल्दी सरपास कर देंगे। तो ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व का कॉन्सेप्ट हो गया, हमने देखा। अब जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखें, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इन इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन,
मतलब अगर फिर से कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन करता है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसी आर द मोस्ट लाइकली टू बी गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। मतलब कुछ ये सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें कौन सा एक्शन ऐसा होगा जो इंडिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा उस फाइनेंशियल क्राइसिस का, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। देखें, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, अगर देखिए फॉरेन जो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब ऐसे लिए अगर 2 4 2 साल 3 साल 4 साल मतलब 5 साल, अगर हम लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 25 20 ईयर्स के लिए हम जो फॉरेन करेंसीज है उसको बोरो कर रहे हैं, लोन्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम शॉर्ट टर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहे फॉरेन बोरोइंग्स पे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, मतलब फॉरेन बैंक्स को और ओपन कर देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम इनहेंस कर देंगे ना जो एक्सपोजर है ग्लोबल इकोनॉमी का। तो अगर ऐसा सिचुएशन ओपनिंग ज़्यादा फॉरेन बैंक्स आए इंडिया में सपोज दैट, तो हमारा जो एक्सपोजर है ग्लोबल इकोनॉमी का वह इनहेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। हमें इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज से दूर रहना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्यूनिटी नहीं है, मतलब ये हमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करके देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, मेंटेन फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। समझ रहे हो आप, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को मेंटेन करना। इसमें क्या था, आप देखो ना, प्रीवियस में बताया कि हम अगर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोजर जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमी से है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देखो, हम इजीली किसी फॉरेन कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, उसके बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद फॉरेन कंट्रीज भी इंडिया में आके इजीली यहाँ के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि फॉरेन कंट्रीज जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं उनसे दूर रहना है। तो हमारा ये दो सिचुएशन तो बेसिकली नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ओनली। फिर हमारा आता है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया का उसके रिस्पेक्ट में करेक्ट है। पहला क्या है, इन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। देखो ये आई थिंक 2020 में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यह क्या था, जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वह लेस देन था मर्चेंडाइज इंपोर्ट से। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इंडियाज imports ऑन आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट टाइम, डिक्रीज इन रिसेंट टाइम। ठीक है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद इंडियाज एक्सपोर्ट ऑन सर्विस आर मोर देन इम्पोर्ट्स ऑन सर्विस। देखो ये सही बात है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सर्विसेज का एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इंडिया सफर फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये सही है, क्योंकि हम देखो जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना वह काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। तो इसकी वजह से हमें ओवरऑल जो ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फेस करना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। तो पहला तीसरा चौथा यह स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है बेसिकली उस टाइम के अकॉर्डिंग। अभी भी ये सही है, मतलब इंडिया इंपोर्ट्स ऑन आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।